अच्छा, हेयर प्रोटीन्स जो करवाते हैं हम, वो कितने कितने अरसे से हमें करनी चाहिए? सबसे पहले तो हेयर प्रोटीन मैं इसके लिए अग्री नहीं करती। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं करती? नहीं, बिकॉज प्रोटीन इज़ लाइक प्रोटीन मास्क है और वो आपने बालों में अच्छे से एमल्सिफाई कर देना फॉर द नॉरिशमेंट। मेन चीज़ होती है आपकी स्कैल्प हेल्थ। अच्छा, देर आर टू पार्ट्स, जैसे मैंने कहा कि स्कैल्प और आपके लेंस। तो अगर सिर्फ प्रोटीन कराना है तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी कि आप सैलून आएँ और आके सिर्फ एक प्रोटीन मास्क की एमल्सिफिकेशन करवाएं। इससे बेहतर है बहुत ज़्यादा लाइक स्कैल्प स्पा ट्रीटमेंट्स आ गए, इट्स काइंड ऑफ जैसे फेशियल होता है, बिकॉज स्कैल्प की भी एक अपने हेयर बल्ब्स होते हैं, उसके भी अपनी ब्लड सर्कुलेशन है जिसके लिए प्रॉपर उसके ऊपर बिल्डअप हुआ होता है, उसकी क्लीनिंग होती है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्रोसेस है। लाइक आपको हमें स्कैल्प पहले असिस्ट करना होता है, फिर हम उस पर कौन सी फ्रिक्वेंसीज इवन यूज़ कर सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसकी क्लेंजिंग, फिर एक्सफोलिएशन, लाइक आपके स्कैल्प एक्सफोलिएट करते हैं, फिर उसके बाद आपके कौन से कंसनट्रेटेड एम्प्यूल्स हैं या सिरम्स हैं जो कि हमें पेनिट्रेशन करनी है स्कैल्प पे एट द टाइम। इसके अलावा फिर हम जाके देखते हैं कि बालों की क्या कंडीशन है लेंस की। अब वो केमिकल ट्रीटेड हैं, नहीं हैं तो कितने हैं, और उनकी अपनी नेचर क्या है, टेक्सचर क्या है, फिर उसके हिसाब से नॉरिशमेंट लेवल चूज किए जाते हैं कि उसमें कौन से मास्क या कौन से सिरम या विद द एम्प्यूल्स उसके साथ उनको रिपेयरिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। ठीक है अमरीन, डॉक्टर साहब तो हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो हमने सुना कि वो जो कुछ की PRPs बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर छोटे छोटे पैचेस हैं, नॉट गोइंग टुवर्ड्स बोल्ड होना, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग डॉक्टर साहब के उस बात पे कि मैंने 2008 में डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन एट दैट टाइम, माशाल्लाह आज भी इस्लामाबाद में उनका बड़ा नाम है। उनके साथ में OT में मेरी ड्यूटी होती थी। तो मैं उनके देखती रहती थी, वो हेयर ग्राफ्टिंग जो आप करते हैं 11-11 साल और 11-11 घंटे कंटिन्यू, 11-11 घंटे एक प्लास्टिक सर्जन बगैर थके सिर्फ चाय पीते हुए, और पेशेंट तो जैसे आधा नम और आधा सुन होता है जी, वो इतना थका हुआ होता है कि वो नहीं देखता कि पीछे मेरे बालों में कौन लगा हुआ है। एंड डॉक्टर हुमायूं मेरी आई वाज लाइक, मैंने विटनेस किया उनको कि मेरी ड्यूटी होती थी 8 घंटे, मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा अपने हस्बैंड को कॉल करके एक्सटेंड कराती थी कि आई डोंट वांट टू लीव माय बॉस, कि सर खड़े होकर काम करें। 11-11 घंटे का हेयर ट्रांसप्लांट चलता था, FUT FUE जो भी है। तो मैंने उनके साथ 2 साल असिस्ट कराते कराते शौक हो गया कि मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट करूँगी, मैं भी प्लास्टिक सर्जन बनूंगी। उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि बेटा, यू आर अ विमेन, नो मैटर लड़का लड़की हर कोई काम कर सकता है, ये इतना टाइम लेने वाला काम है कि यू विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली। पर मैंने एक चीज़ सीखी जो मैं ये एज ए नॉलेज बताना आई वांट टू एक्नॉलेज पीपल कि हेयर ट्रांसप्लांट अर्ली एज में सर पकड़ते थे। वो इतने कामयाब इसलिए भी थे कि वो राइट टाइम पे पेशेंट को पकड़ते थे कि अभी कराओ, अभी कराओ ताकि हेयर लाइन तुम्हारी ना जाए, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। शादी से पहले लड़कों को शादी से पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, अगर वो बॉल्ड की तरफ जा रहे हैं और उनका हेयर लाइन रिसीड कर रहा है। ठीक है जैसे वो हाथ यूं उठाते हैं और दोनों तरफ उनको एक C शेप दिखता है, सिंपल ज़बान में बोलूँगी, उनको शादी से ही पहले इवन दे आर 21-22 हेयर ट्रांसप्लांट करें, फिर PRP पे आएंगे हम। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के वास्ते, ये जो हमारे यहाँ एक नई चीज़ शुरू होगी ना कि ये दवाई बना के खा लोगे तो बाल उग जाएगा, और अगर हम जो है वो किसी का तेल बना हुआ लगा लेंगे, मैंने तो आज तक ऐसे बाल उगते हुए नहीं देखे। तो प्लीज़ ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करें। होम्योपैथिक खा लेंगे तो सालों लग जाएंगे बाल आने में। अगर आपको लगता है तो ये डॉक्टर्स हमें बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा राइट टाइम है। डॉक्टर बैठे में यहाँ पे, वो बताएंगे कि आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाना है। एक छोटा